Hello students, welcome once again to the web classes. So we were at the unit number 3 of part 2 of accounts 12th Commerce English medium. The name of chapter is company final accounts. Now हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं जैसे. ठीक है, तो किस टाइप का फॉर्मेट होता है? तो सबसे पहले ऊपर लिखी जाती है नेम ऑफ कंपनी. जैसे कि मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ लिखा जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये नाम हो गया. कौन सी डेट पे प्रिपेयर किया गया है वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी. उसके बाद में ये फिक्स ऐसा ही फॉर्मेट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो उनका मेन काम है उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. जनरली जो सेल्स से रिलेटेड कंपनी है उनके लिए सेल्स होता है, जो सेल्स से रिलेटेड कंपनी नहीं है उनके लिए कुछ और होता है. नॉर्मली हम हमारे सिलेबस में जो भी दिया है सभी कंपनियों का मेन ऑपरेशन जो है वो सेल्स है. सो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ये आपकी मेजर इनकम है, यहाँ लिखी जाएगी. अदर इनकम, रेंट वगैरह, इसके अलावा जो भी इनकम है, सेल्स के अलावा की जो भी इनकम है उसे कहेंगे अदर इनकम. तो ये दो हो गई इनकम, इसका टोटल किया जाएगा यहाँ पर टोटल ऑफ 1 and 2 यहाँ लिख दिया जाएगा. उसमें से एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करेंगे. कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? लाइक परचेज, चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो प्रोडक्शन के काम में जो एक्सपेंस होता है जैसे वेजेस है वगैरह है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय को जो दिया जाता है, जैसे कि सैलरी है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाती हैं. एंड फाइनेंस कॉस्ट मतलब लोन वोन ली हो तो उसके लिए जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उसे कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट. तो ये एक्सपेंसेस हुए. और कौन कौन से एक्सपेंस है? और एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन, तो जो डेप्रिसिएशन हम एसेट्स पे रखते हैं वो यहाँ. और अदर एक्सपेंसेस जो ऊपर के हेड में काउंट नहीं हुए उन्हें कहेंगे अदर एक्सपेंस. इस तरह से आपको यहाँ मिल जाएगा एक्सपेंस का टोटल. अब देखिए इस तरफ है आपके पास, यहाँ मिलेगा इनकम और यहाँ है हमारे पास एक्सपेंस. ठीक है, इनकम में से आप एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो बचेगा जो है वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ मिलेगा. ठीक है, उस प्रॉफिट पे आप रखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी रेट है जैसे कि फॉर एग्जांपल 30%, तो आप 30% तो 30% गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो यहाँ आ जाएगा टैक्स. ठीक है, और लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट में से आप टैक्स घटा दोगे तो जो बचेगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बैलेंस शीट के कहाँ लिखा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में. कहाँ पर? रिजर्व्स एंड सरप्लस. इज दैट क्लियर? सो एक बार फिर से देख लीजिए क्या है. सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम और फिर इन दोनों का टोटल. फिर एक्सपेंसेस में परचेज, चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस. फिर इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो माई रिक्वेस्ट इज पॉज द वीडियो, लर्न द फॉर्मेट एंड री राइट इट 2 times राइट नाउ. अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है सेल्स और उसमें से माइनस हो जाता है सेल्स रिटर्न. ठीक है, अदर इनकम तो जैसे कि डिविडेंड किसी कंपनी के मिले हों, बैड डेट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, वो सारे अदर इनकम. नेट परचेस तो टोटल परचेस माइनस परचेस रिटर्न. चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेड एट्सेट्रा. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी, बोनस, कमीशन, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, जो भी इंटरेस्ट हमने पे किया है वो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पब्लिक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एट्सेट्रा. डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन मतलब सारे के सारे डेप्रिसिएशन, और अगर गुडविल में से माइनस करते हो तो उसे कहते हैं अमोटाइजेशन. ठीक है, फिर डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एट्सेट्रा. अदर एक्सपेंसेस में आता है जैसे कि पोस्टेज एंड स्टेशनरी, रेंट, ऑडिट फी, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, बैड डेट रिटर्न ऑफ. तो जो ऊपर के हेड में कंसीडर नहीं हुए वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस. इज दैट क्लियर? सो होपफुली ये आपको समझ में आ चुका है ना. अगर ये समझ में आ गया है तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 1 की तरफ. अब आपको देखो इलस्ट्रेशन 1 तब समझ में आएगा जब आपने दोनों के दोनों फॉर्मेट जो है वो अच्छे से लर्न कर लिए हैं. अब देखिए क्या लिखा हुआ है. हाउ विल यू शो द फॉलोइंग बैलेंसेज इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में आप कहाँ लिखोगे?
तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी रिटर्न अंडर द हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में पहला पॉइंट एक शेयर कैपिटल, उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में इसके आंसर की तरफ ले जाता हूँ। कॉल्स इन एरियाज, तो कॉल्स इन एरियाज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। ठीक है, फोरफिटेड शेयर्स, इसका भी वही। कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, देखते जाइए एक एक। ये जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ है आंसर। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में लिखेंगे। कॉल्स इन एरियाज, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर्स फंड में, डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। फोरफिटेड शेयर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पर शेयर कैपिटल में लिखेंगे। कॉल्स इन एडवांस, मतलब जो एडवांस में मिल गया वो, जो एडवांस में मिला वो तो हमारी लायबिलिटी हुई। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो रिजर्व है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व, ये भी रिजर्व है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म में ट्रेड एंड पेएबल, इक्विटी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड एंड पेएबल्स। लॉस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो लॉस है, तो लॉस जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस डिडक्टेड फ्रॉम सम ऑफ रिजर्व बैलेंसेस। पब्लिक डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आता है। इज दैट क्लियर? देखो ये जस्ट आपका वार्म अप है सम आने से पहले, हालांकि सम इसका बहुत ईजी होगा, डोंट बी वरी अबाउट। नाउ इलस्ट्रेशन 2, तो इलस्ट्रेशन 2 में भी हमें ये शो करना है कि ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर की तरफ ले चलता हूँ आपको। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे सबसे पहले प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड मतलब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो लेने के लिए आया नहीं है। सो अनक्लेम डिविडेंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमको देना है। बॉन्ड, तो बॉन्ड हमने अगर इश्यू किए हैं, जो बट ऑब्वियसली इश्यू किए होंगे, तो इश्यू किए हैं तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बिल्स पेएबल, वो डायरेक्टली ट्रेड एंड पेएबल, उसका एकदम परफेक्ट याद है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, तो रिजर्व, ठीक है, तो ये आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहाँ पर? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। टर्म लोन मतलब लंबे समय की जो लोन होती है उसे कहते हैं टर्म लोन, सो ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। रिजर्व फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। क्लियर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो नॉर्मली 1 साल के अंदर आपको पे करना ही होता है, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हुई। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। Is that clear? So hopefully it makes sense to you. Now third illustration, how will you show the following balances in the balance sheet of a company as per schedule 3 of Companies Act? Debenture redeemable during next year, ठीक है, cash credit from bank, provision for tax, rent received in advance, short term loans and credit, provision for gratuity। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं आंसर की तरफ। तो इस तरफ जो है ये जो दिया गया है, हाँ ये जो है ये है आपका क्वेश्चन और यहाँ से शुरू होता है आंसर। तो जैसे सबसे पहला है डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल ही वापस देना है, तो शॉर्ट टर्म हो गया, लेस देन 12 मंथ हो गया। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में चले जाओगे, अदर करंट लायबिलिटीज में। कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक मतलब छोटे समय के लिए बैंक से लोन ली, तो लोन ली मतलब शॉर्ट टर्म बोरोविंग, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो शॉर्ट टर्म टैक्स का प्रोविजन जो है ना 1 साल के लिए ही होता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इक्विटी एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस रिसीव हुआ मतलब लायबिलिटी, तो अदर करंट लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में आएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है।
प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि ग्रेजुटी जो है वो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट पे देना होता है, बहुत लंबा होता है ये। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड जो है वो रिजर्व में आता है, क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट हो तो ही पैसा देना है, एक्सीडेंट ना हो तो पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिडीमेबल ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर है तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मतलब अदर करंट लायबिलिटी। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि किसी ने एडवांस में पैसा आपको दे दिया, तो ये भी है हमारी लायबिलिटी, कैसी? करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज। होपफुली इट इज क्लियर। अगर इतना क्लियर आ गया है, हो चुका है, तो एक लास्ट देख लीजिए। एक काम करते हैं, नंबर 4 और 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है वो सम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ। सो आज के लिए इतना ही, इतने की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरा मेन वर्क जो है, मतलब जो मैं मेनली फोकस जिस पे कर रहा हूँ वो ये कि आप इसका फॉर्मेट जो है ना अच्छे से लर्न कर लीजिए, है ना। बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट लर्न कर लीजिए और इनर कंटेंट को 2-3 बार रीड कर लीजिए, बस इतना बहुत है। इतना कर लेते हो तो 11 मार्क पूरे हो जाएंगे आपके। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सम के साथ।